हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय सिंह फियरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं निगोस HSW का जो लेक्चर बचा हुआ था, एलिमेंट 6 वर्किंग विथ इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए इसको जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या हमने जान चुके, कौन कौन सा एलिमेंट हमने कंप्लीट कर चुके और कौन सा एलिमेंट बचा हुआ है। तो हम लोगों ने इसके पहले एलिमेंट 1 2 3 4 5 ये ऑल ऑफ 5 कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अभी जो कंप्लीट करना है वर्किंग विथ इलेक्ट्रिसिटी, और अभी इसके आने वाले फोर एलिमेंट्स बचे हुए हैं जिसमें हम लोग हर दिन एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिससे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग उसके सैम्पल क्वेश्चन वगैरह भी देखेंगे और प्रैक्टिकल जो भी असेसमेंट होता है उसको देखेंगे, ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले इस पूरे कोर्स का। तो वर्किंग विथ इलेक्ट्रिसिटी, आइए स्टार्ट करते हैं। इस लेसन जो हम जो एलिमेंट पढ़ रहे हैं, इसमें इसके लर्निंग आउटकम है। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई हजार्ड। हम लोग हर एक लेसन में हजार्ड को आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें जो भी है हजार्ड आइडेंटिफाई करेंगे। और एसोसिएट विथ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्क प्लेस, ये इलेक्ट्रिसिटी का एलिमेंट है, तो इसलिए पूरे इलेक्ट्रिसिटी को लेके इसके हजार्ड्स फाइंड आउट करेंगे। और साथ में आइडेंटिफाई कंट्रोल मेजर्स। कंट्रोल मेजर जो है हम लोग पता करेंगे कि क्या कंट्रोल मेजर है जो कि लेने से हमें इलेक्ट्रिसिटी का शॉक वगैरह का चांस नहीं रहेगा। दैट नीड टू बी टेकन व्हेन वर्किंग विथ इलेक्ट्रिकल सिस्टम और यूजिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इसके पहले हम लोग वर्क इक्विपमेंट के बारे में पढ़े थे, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी थे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हजार्ड एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्क प्लेस। जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ा खतरा है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है फेटल एक्सीडेंट का कारण बनता है। तो पहले जानते हैं इसके कुछ डिफिनेशन, क्योंकि जब तक डिफिनेशन हम नहीं समझेंगे तब तक पूरे चीज़ों को समझना काफ़ी मुश्किल होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो है, जैसे इसमें करंट जो है फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो होता है मोमेंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है, जो कि निगेटिव चार्ज होते हैं, अगर दो पॉइंट है इसके बीच में निगेटिव जो है फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का, और ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसके अपोजिट जो है करंट का फ्लो होता है, माना जाता है। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तभी कहा जाएगा जब उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। उसके बाद जो है वोल्टेज है, यानी कि ये कहता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट में क्या डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है। ज़्यादा डिफरेंस है मतलब ज़्यादा वोल्टेज, कम डिफरेंस है मतलब कम वोल्टेज। तो इस तरह से जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस है ए मेजर ऑफ द मोमेंट ऑफ द करंट अराउंड द सर्किट। ये क्या मेजर करता है कि मोमेंट ऑफ द करंट अराउंड द सर्किट। उसके बाद रेसिस्टेंस क्या होता है। तो रेसिस्टेंस जानते ही हैं, अगर जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये किसी चीज को रोकेगा, तो किसको रोकेगा, किसको रेसिस्ट करेगा, तो फ्लो ऑफ करंट को, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो इस तरह से द ईज विथ विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू ए मटेरियल वाटर कैन हैव इफेक्ट द रिड्यूसिंग द रेसिस्टेंस, यानी कि रेसिस्टेंस जो है ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो को रोकता है। अगर कम रोक रहा है मतलब कि उसमें रेजिस्टेंस कम है, ज़्यादा रोक रहा है मतलब कि ज़्यादा है। जैसे जो बेड कंडक्टर होते हैं उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जो इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं उसका रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा होता है। तो बट वाटर अगर वहाँ पे लग रहा है या वाटर उसमें जो है उसके ऊपर है, तो वाटर जो है रेजिस्टेंस को कम करता है। तो हम सेफ्टी के टर्म में छोटे मोटे जो इसमें जो काम की चीज़ है वही समझेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो कंडक्टर, आइए समझते हैं कंडक्टर क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कंडक्टर मतलब उसमें कुछ कंडक्ट होगा, कुछ चलेगा। तो क्या चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी, और यानी फ्लो ऑफ करंट होगा उसमें।
तो जिस मटेरियल में भी फ्लो ऑफ करंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, वो क्या है? कंडक्टर है। जैसे ज्यादातर मेटल जो है कंडक्टर है। तो ए मटेरियल विथ लिटिल रेसिस्टेंस, जिसमें कम रेसिस्टेंस हो, जिसमें आसानी से फ्लो हो, जैसे कॉपर हो, एल्युमिनियम है, आयरन है, इस तरह का उसमें आसानी से फ्लो होता है, इसे हम जो है कंडक्टर बोलते हैं। इसमें रेसिस्टेंस कम होता है। जबकि जो नॉन कंडक्टर है उसमें भी कुछ करंट फ्लो होता है, बट जो है वो उसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, बहुत कम फ्लो होता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह का, विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट इजिली। इंसुलेटर किसे बोलेंगे? यानी कि ए मटेरियल विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट इजिली, उसको नॉन कंडक्टर भी, इंसुलेटर या उसको नॉन कंडक्टर भी बोल सकते हैं। तो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए वो अलाउ नहीं करता है, वो है इंसुलेटर। अब लाइव क्या होता है? हम लोग जैसा कि बोलचाल में यूज करते हैं, लाइव वायर पे काम नहीं करना। तो लाइव वायर मतलब क्या? जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है वो लाइव है, जिसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है वो डेड है। यानी कि व्हेन ए सर्किट हैज करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इट इज रेफर्ड टू एज बीइंग लाइव और हॉट। जब करंट का फ्लो होगा उसको लाइव या हॉट बोलते हैं। उसके बाद जो डेड है, डेड को व्हेन सर्किट इज स्विच ऑफ, जब सर्किट को स्विच ऑफ कर दिया गया, उसमें करंट काट दिया गया और आइसोलेट कर दिया गया फ्रॉम द सर्किट, इट इज कॉल्ड डेड। तो ये है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है? तो जैसा कि इसका नेम इंडिकेट कर रहा है, स्टैटिक्स मतलब कि ये रुका हुआ है। यानी कि ये जो है, इसमें जिस तरह का हम घर में करंट फ्लो होता है उस तरह का नहीं, बट ये फ्रिक्शन के चलते वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो है आएगा। जैसे कि आप देखेंगे जब हम बालों में कंघी करते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कुछ स्टोर हो जाता है जो किसी चीज को खींचता है। या कंबल वगैरह में आप देखे होंगे स्पार्क आता है। तो इस तरह से एन इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेटेड बाय फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन करने से जो है, अगर हमें किसी तरह का चार्ज मिलता है, विच आर नॉट विच आर नॉट गुड कंडक्टर, जो गुड कंडक्टर नहीं है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर मतलब क्या? जैसे कि अगर कंडक्टर हो तो इसमें तो फ्लो हो जाएगा, बट नॉट कंडक्टर होने से, इसमें फ्रिक्शन होने से इसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो जाता है। ये कई जगहों पे ज़्यादा मैटर करता है, कई जगहों पे ज़्यादा वोल्टेज डिफरेंस आ जाते हैं, तो वहाँ पे शॉक लगने का चांस रहता है। बट हम लोग जो घर में छोटे मोटे जैसे आप कंघी वगैरह में देखते हैं, इसमें बहुत माइनर वोल्टेज रहता है, जिसमें इतने करंट फ्लो होंगे जिसको हमको फील नहीं आएगा। वाई कैन इलेक्ट्रिसिटी बी डेंजरस? अब आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे डेंजरस है, क्या होता है इससे। तो अकॉर्डिंग टू यूके एचएससी, चूंकि ये यूके बेस्ड कोर्स है इसलिए यूके एचएससी को ज़्यादा रेफर करेंगे यहाँ पे। मस्ट डेथ एंड इंजुरी अराइज फ्रॉम, ज़्यादातर डेथ और इंजुरी होता है किसके चलते? यूज ए बैडली मेंटेन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। बैडली मेंटेन मतलब क्या? उसका प्लग सॉकेट सब ठीक ठाक नहीं है, उसके वायर कटे हुए हैं। तो इस तरह से जो है बैडली मेंटेन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करने के चलते डेथ और इंजुरी ज़्यादातर होता है। इन पार्टिकुलर पोर्टेबल अप्लायंस, जो पोर्टेबल अप्लायंस है ना, वो ग्राउंड वगैरह नहीं होते हैं, डबल इंसुलेशन वाले होते हैं, तो इसमें ज़्यादा खतरा रहता है कि शॉक लगने का। सेकेंड जो है एक्टिविटीज नियर ओवरहेड पावर लाइन, ज़्यादातर ओवरहेड पावर लाइन के ऊपर काम करते हैं और नीचे हम हैं, तो इसमें क्या होता है कि शॉक लगने का ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि ऊपर की सारी लाइनें जो है उसमें इंसुलेशन नहीं होता है। तो इससे जो है कांटेक्ट विथ अंडरग्राउंड केबल, डिगिंग करते हैं, एग्जवेशन करते हैं, उस समय क्या है नीचे पावर केबल गया है और उसमें हो सकता है कि उससे डिगिंग करने के टाइम में वो एक्सपोज हो जाता है, जिसके चलते करंट लग जाता है, तो ये भी एक कारण है। वर्क ऑन विथ मेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, और मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई वगैरह पे काम करते हैं, जब लाइव वायर पे काम करते हैं तब जो है शॉक लगने का चांस ज़्यादा रहता है। यूज ऑफ अनसुटेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऐसे यूज करते हैं जो सूटेबल नहीं है, जैसे जो पानी में काम करने के लिए सूटेबल नहीं है, मॉइस्चर में काम करने के लिए सूटेबल नहीं है, और एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर में काम करने के लिए जो है वो सूटेबल नहीं है, तो वहाँ पे एक्सप्लोजन भी होता है, वेट कंडीशन में काम करने से शॉक भी लगता है। कंट्रोल मेजर एसोसिएटेड विथ वर्किंग विथ इलेक्ट्रिसिटी, कंट्रोल मेजर क्या है? जब हम
इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करते हैं तो क्या क्या अगर सावधानी लें, कंट्रोल मेजर मतलब सावधानी, प्रिकॉशन, क्या सावधानी लें जिससे कि हम उस खतरों से बच पाए। तो आइए देखते हैं। नेवर वर्क ऑन और नियर एक्सपोज लाइव पार्ट्स अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। कभी भी लाइव पार्ट्स के पास काम ना करे, एक्सपोज जो कि उस पर कंडक्टर वगैरह ना हो, यानी कि लाइव पार्ट है, नंगा तार है, उसके पास या उसके नियर काम करने का कोशिश ना करे या उसके ऊपर काम करने का कोशिश नहीं करे जब तक कि आप उसको स्विच ऑफ ना कर दे, मतलब आइसोलेट ना कर दे। सेकेंड जो है, वर्क इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिसिटी शुड ओनली बी कैरिड आउट बाय ट्रेंड एंड कॉम्पिटेंट पीपल। तो ट्रेंड और कॉम्पिटेंट पीपल के द्वारा ही जो है कोई मेंटेनेंस होना चाहिए। जनरली मैं देखता हूँ कंपनियों में जिनके पास लाइसेंस रहता है, सॉरी, बहुत ऐसे इलेक्ट्रिशियन का हायर करता है कंपनी जिसके पास गवर्नमेंट का लाइसेंस रहता है। और ये लाइसेंस होना मतलब उनको उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है और वो ट्रेंड होते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं। उसके बाद जो है आपको स्विच ऑफ द सिस्टम एंड आइसोलेट इट बिफोर वर्क कमेंसेस। स्विच ऑफ कर दे सिस्टम को और आइसोलेट कर दे इट बिफोर वर्क कमेंस। तो अब आप काम करना है तो सबसे पहले स्विच ऑफ कर दे, और क्या कर दे, स्विच ऑफ करने के बाद आप मतलब कि स्विच ऑफ कैसे कर सकते हैं, रिमूव द फ्यूज, फ्यूज को निकाल लीजिए और फ्यूज अपने पास रखिए जब तक आप काम कंप्लीट नहीं होता है, फिर आके फ्यूज को लगाइए। लॉक द आइसोलेटर स्विच विद द पैडलॉक। जो आइसोलेटर स्विच होता है कई जगह पे आप देखा होंगे, खंबे के ऊपर जो है एक डंडी लगी रहती है जिसको हम लीवर के थ्रू ऑपरेट करते हैं तो ऊपर में आइसोलेट हो जाता है, तो वहां पे लॉक लगाने का भी चांस रहता है, वहां लॉक लगा दीजिए, लॉक लगा दीजिए तो हैंडल कोई ऑपरेट नहीं करेगा। तो पैडलॉक लगाते हैं वहां पे, ये एक ऑप्शन है। प्लेस ए वार्निंग नोटिस ऑन द सिस्टम, और साथ में उस सिस्टम पे वार्निंग नोटिस लगा दे कि वर्क इन प्रोग्रेस, डू नॉट स्विच ऑन, इस तरह का। और इससे क्या होगा, लोगों को इंफॉर्मेशन मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको, बिफोर स्टार्टिंग वर्क ऑलवेज चेक दैट ऑल द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हैज बीन आइसोलेटेड, डोंट एज्यूम। आप स्टार्ट करने से पहले ये इंश्योर कर लें कि सारे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो बंद कर दिए गए हैं, और आपको इसमें एज्यूम नहीं करना है, गेस नहीं करना है, बट इंश्योर करना है कि इस रियली में हो गया है। अगर गेस करेंगे तो फिर एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो है प्रोटेक्टिव मेजर, क्या क्या है प्रोटेक्टिव मेजर, जैसा कि हम जानते हैं फ्यूज, फ्यूज आप हर आदमी देखा होगा, हर इक्विपमेंट में, लगभग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में फ्यूज लगा होता है। आप घरों में देखोगे तो मेन बोर्ड में फ्यूज लगा रहता है, एक जो है अर्थिंग में और एक जो है आपका लाइव वायर में, जो कि जिसको हॉट वायर बोलते हैं। तो ये फ्यूज जो है आपको ओवरहेड ज़्यादातर ओवर करंट आने से बचाता है आपको। तो फ्यूज आइए जानते हैं फ्यूज क्या होता है। तो डिजाइन टू इंटेंशनली ब्रेक द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ये ब्रेक करता है ज़्यादा करंट आने से। वेन एन एक्सेसिव करंट पास थ्रू, जैसे अगर 5 एम्पियर का करंट को एम्पियर में नापते हैं, अगर ये 5 एम्पियर का अगर करंट फ्लो हो रहा है, उसमें सिस्टम बनाया गया है, अगर आपने 6 एम्पियर का उसमें लगा दिया, आपने उसमें फ्यूज लगा दिया, तो ये 6 एम्पियर जैसे ही आएगा वो फ्यूज मतलब कि टूट जाएगा, जल जाएगा, गल जाएगा। तो इससे जो है आपको ओवर करंट नहीं आएगा आपके सिस्टम में। उसके बाद जो है प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट रेदर देन पर्सन, ये इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करता है, किसी व्यक्ति को नहीं, किसी पर्सन को नहीं। तो इसलिए ये इसका फ्यूज का कुछ एडवांटेज और लिमिटेशन है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे ए रेडियो नीडिंग ओनली 4 एम्पियर, एक रेडियो है जिसको बजाने के लिए 4 एम्पियर हमको करंट चाहिए, मैन्युफैक्चरर ने उस पर लिखा है कि 4 एम्पियर चाहिए, विल बी प्रोटेक्टेड बाय 5 एम्पियर, उसको प्रोटेक्ट करना है कितने एम्पियर से, 5 एम्पियर के फ्यूज से। और इसका मतलब क्या होगा, दिस विल बर्न आउट एट ए करेंट हायर देन 5 एम्पियर। 5 एम्पियर का अगर फ्यूज है, मतलब कि 5 एम्पियर से जैसे ही ज्यादा होगा तो ये बर्न हो जाएगा और प्रोटेक्ट द रेडियो, रेडियो को प्रोटेक्ट करेगा, बट इसमें कोई पर्सन को प्रोटेक्ट करने की बात नहीं हो रही है। आइए समझते हैं अर्थिंग क्या होता है। अर्थिंग जो है, हम जानते हैं कि हमारे अर्थ का पोटेंशियल जो है, हमारे पृथ्वी का जो पोटेंशियल है वो 0 होता है।
तो कोई भी चीज़ अगर उससे हम कनेक्ट करते हैं तो वो उसका भी पोटेंशियल जीरो कर देता है, यानी कि वोल्टेज जो है जीरो कर देता है। तो आइए जानते हैं इसका मतलब। प्रोवाइड्स ए पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू सेफली मूव फ्रॉम एनी डैमेज्ड अप्लायंसेस बैक टू अर्थ। यानी कि अगर कुछ डैमेज अप्लायंस है जो कि उसके बॉडी में अर्थ आ रहा है, वो सिस्टम के थ्रू नहीं जा रहा है, तो इसको ये क्या करता है, अर्थ कर देता है। ये इलेक्ट्रिसिटी सेफली मूव हो जाता है कहाँ पे, तो अर्थ में, और हमारे बॉडी के थ्रू पास नहीं होता है। इससे हमें इलेक्ट्रिक्यूशन या इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। उसके बाद नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू सेफली डिस्चार्ज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अर्थ। यानी कि नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू सेफली डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सेफली जो है डिस्चार्ज कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टू अर्थ, और हमारे बॉडी के थ्रू पास नहीं होने देता है। इससे ये अर्थिंग काफ़ी हेल्पफुल होता है। जनरली दो अर्थिंग लगाते हैं किसी भी अप्लायंसेज में, जैसे वेल्डिंग मशीन वगैरह हो गया, क्योंकि एक अर्थिंग फेल हुआ तो दूसरा काम करेगा। और अर्थिंग भी चेक करते हैं कि अर्थिंग का कितने रेसिस्टेंस है। जनरली 4 एम्पियर, 10 एम्पियर बिलो, ये स्टैंडर्ड डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, इतना रहना चाहिए। ज़्यादा रेसिस्टेंस रहे मतलब ग्राउंड नहीं कर पाएगा। अब आइए जानते हैं आइसोलेशन का मतलब। आइसोलेशन का जैसे कि आपका नेम ही इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये दो चीज़ों को अलग कर रहा है, पहले एक थे फिर अलग कर रहा है। आइसोलेशन तो फिजिकली सेपरेटिंग इक्विपमेंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ पावर। पावर सोर्स से अगर इक्विपमेंट को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर है, उसमें हम करंट दिए हैं, उसमें इसमें एक प्लग और वायर लगे हुए हैं, कोड लगे हुए हैं, तो उस कोड को उस अप्लायंसेस से अलग कर रहे हैं। अलग कर रहे हैं मतलब ये क्या हो गया, आइसोलेशन हो गया। या हम प्लग लगाए हुए हैं बोर्ड में, प्लग को निकाल दिया, तो ये जो ग्राइंडर है वो सेपरेट हो गया, मतलब आइसोलेट हो गया। तो इस तरह से हम आइसोलेशन करते हैं। और फिजिकली सेपरेटिंग इक्विपमेंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ पावर, फिजिकली अलग करना है दोनों को। तो नेक्स्ट जो सॉरी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिड्यूस लो वोल्टेज सिस्टम। लो वोल्टेज सिस्टम क्या होता है, तो हम जानते हैं कि हमारे जो घर में इक्विपमेंट होते हैं वो 240 वोल्टेज के होते हैं, 440 पे काम करते हैं। लेकिन अगर हम रिड्यूस पे काम करें, मतलब रिड्यूस क्यों करते हैं, क्योंकि जितना कम वोल्टेज रहेगा उतना हमको ज़्यादा कम खतरा रहेगा। जैसे अगर हम 110 पे काम करें, 55 वोल्टेज पे काम करें, 24 वोल्टेज पे काम करें, जितना वोल्टेज कम हुआ उतना हमको खतरा कम है। तो voltage supply to electrical equipment should be at the lowest level need to operate the equipment। तो ये जितना लोएस्ट लेवल पे हो सके वो है। तो इसके बाद आइए एग्जांपल देखते हैं। ए 110 वोल्टेज पोर्टेबल इक्विपमेंट, एक 110 वोल्टेज का पोर्टेबल इक्विपमेंट है, आर कॉमनली यूज्ड ऑन मैनी कंस्ट्रक्शन साइट, क्योंकि ये कम वोल्टेज का यूज करते हैं। द ट्रांसफार्मर दैट सप्लाइज दिस टूल इज सेंटर टैप। सेंटर टैप होता है ट्रांसफार्मर टू अर्थ विच लिमिट्स एनी शॉक वोल्टेज 55। यानी कि 55 अगर किसी को शॉक भी लगता है तो सेंटर टैप होने के चलते ये 55 वोल्टेज से ज़्यादा किसी को शॉक नहीं लगेगा। और 55 वोल्टेज है यानी कि माइनर वोल्टेज होता है और इससे ज़्यादा कुछ खतरा नहीं है। जैसे 11 kV है सॉरी 11 किलो का वोल्टेज है और ये 55 वोल्ट है, दोनों में कितना डिफरेंस है। तो 11 की जो 11,000 का जो वोल्टेज है वो ज़्यादा डेंजरस है और 55 वोल्ट जो है हमारे लिए कम डेंजरस है। इसीलिए हम जितना लोअर वोल्टेज में काम करने की कोशिश करते हैं, खासकर कन्फाइंड स्पेस वगैरह में 24 वोल्ट का ही यूज़ करते हैं। तो दिस कैन स्टिल बी डेंजरस थ्रू पार्टिकुलरली वेट कंडीशन। तो जानते हैं कि वेट कंडीशन अगर हो तो कम वोल्टेज में हमारे लिए ज़्यादा खतरा है, पानी हो, वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा हो। इट इज़ बेटर इन दिस केस टू यूज बैटरी ऑपरेटेड टूल। जहाँ भी कोई मॉइस्चर वगैरह हो तो बैटरी ऑपरेटेड यूज करे तो कम वोल्टेज होने के चलते और खतरा कम हो जाएगा। अब आइए जानते हैं इंस्पेक्शन मेंटेनेंस स्ट्रेटेजीज क्या है। तो इंस्पेक्शन कब करेंगे, तो इंस्पेक्शन टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को, इक्विपमेंट को, सॉकेट को, केबल मस्ट बी कैरिड आउट एट सुटेबल इंटरवल। तो जिस तरह के खतरे हैं उसके अनुसार इंटरवल एक सेट कर ले कि 15 डेज में चेक करना है या पर डे चेक करना है, 1 वीक में चेक करना है, उसके अनुसार सुटेबल इंटरवल के साथ चेक होना चाहिए। द यूके HSE रिकमेंड्स द मेंटेनेंस शुड कंसिस्ट ऑफ,
मेंटेनेंस में सॉरी मेंटेनेंस शुड बी कंसिस्ट ऑफ क्या क्या मेंटेनेंस में होना चाहिए, जो रिकमेंड करता है यूके एचएससी डिपार्टमेंट जो है। तो चेक्स बाय यूजर, यूजर चेक करें। फॉर्मल विजुअल इंस्पेक्शन बाय पर्सन ट्रेंड टू कैरी देम आउट। तो फॉर्मल और विजुअल इंस्पेक्शन होना चाहिए किसके द्वारा, जो कि ट्रेंड हो, कॉम्पिटेंट हो। और कंबाइंड इंस्पेक्शन एंड टेस्ट बाय इलेक्ट्रिकली कॉम्पिटेंट पर्सन। कंबाइंड इंस्पेक्शन हो, इलेक्ट्रिकली कॉम्पिटेंट का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी में कॉम्पिटेंट हो, उसके बारे में जानकारी लगता हो। दूसरे क्षेत्र में कॉम्पिटेंट हो तो फिर वो काम नहीं करेगा। यूजर चेक, एक यूजर है जो उस इक्विपमेंट को यूज कर रहा है, वो क्या क्या चेक करेगा, आइए देखते हैं यहाँ पे। यूजर मतलब जो उस इक्विपमेंट को यूज करता है। जैसे मान लीजिए हम किसी ग्राइंडर को यूज कर रहे हैं तो मैं उसका यूजर, तो मैं क्या चेक करूंगा काम स्टार्ट होने से पहले, द प्लग इज सेफ एंड नॉट डैमेज। प्लग जो है हम लगाते हैं 3 पिन का जो प्लग आप देखे होंगे या 2 पिन का, तो जो हम बोर्ड में लगाते हैं तो वो प्लग जो है वो डैमेज तो नहीं है, मतलब कि उसका पिन वगैरह सब ठीक ठाक है कि नहीं है, कुछ बर्न तो नहीं है। दिस आर नो बर्न मार्क्स अराउंड द पिन, बर्न मार्क्स नहीं होने चाहिए, कुछ जला हुआ शॉर्ट सर्किट के चलते जला हुआ नहीं होना चाहिए, हीट के चलते जल जाता है। दे आर नॉट बेंट, बेंट भी नहीं होनी चाहिए। द बॉडी ऑफ द आइटम इज नॉट डैमेज, और जो बॉडी उसका है उसके किसी पार्ट जो है डैमेज नहीं होना चाहिए। द केबल इनटू द इक्विपमेंट इज क्लैम्ड एंड सिक्योर, जो केबल इक्विपमेंट के अंदर जा रहा है वो अच्छे तरह से सिक्योर होना चाहिए, क्लैम्प्ड होना चाहिए। वहां पे क्लैम्प लगाते हैं ताकि जो है वो किसी कारण खींच ना जाए। उसके बाद जो है फॉर्मल इंस्पेक्शन एंड टेस्ट। आइए फॉर्मल इंस्पेक्शन एंड टेस्ट के बारे में देखते हैं। शुड बी कैरिड आउट बाय कॉम्पिटेंट पर्सन एट रेगुलर इंटरवल। ये जो है एक कॉम्पिटेंट आदमी के द्वारा रेगुलर इंटरवल पे, मतलब कि जो भी सेट किया गया है 10-15 डेज 1 मंथ जो भी है। उसके बाद सेकंड जो है प्लग शुड बी टेकन अपार्ट टू चेक सिक्योरिटी ऑफ द कनेक्शन, क्लैम्प, केबल क्लैम्प एंड कंडीशन एंड सिक्योरिटी ऑफ द फ्यूज। तो ये प्लग जो है, क्या प्लग को चेक करना चाहिए, इस ये पूरी तरह से सिक्योर है कि नहीं है, फ्यूज को चेक करना चाहिए। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, कवर शुड बी टेकन ऑफ टू लुक फॉर साइन ऑफ डिटोरेशन डैमेज इनसाइड द इक्विपमेंट। कवर हटा के देखना चाहिए कहीं उसमें किसी वायर का, किसी कनेक्शन का बर्न तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, ताकि अंदर का भी कंडीशन पता चलेगा। उसके बाद पोर्टेबल अप्लायंस टेस्ट, एक पैड होता है, एक मशीन आती है पैड जिसको हम चेक करते हैं, तो उससे भी चेक किया जा सकता है। कैन डिटेक्ट फॉल्ट विच कांट बी ऑलवेज बी डिटेक्टेड बाय विजुअल इंस्पेक्शन। तो ये जो है अगर हम इस मशीन का यूज करते हैं पैड का, तो ये बहुत अच्छा होता है। ये काफ़ी वैसे चीज़ों को डिटेक्ट कर लेता है जो हम विजुअली देख के नहीं डिटेक्ट कर पाते हैं। आइए एक्टिविटी देते हैं कि व्हाट पॉइंट वुड यू लुक फॉर इन ए विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ ए पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। आपको अगर कोई भी इक्विपमेंट दिया जाए विजुअल इंस्पेक्शन करने के लिए, तो आप क्या चेक करेंगे। तो यू कैन इंक्लूड बोथ यूजर चेक एंड formal visual inspection, but remember that inspection should always be undertaken by a competent person। अगर आप उसमें अच्छी जानकारी रखते हो तो भी आप चेक करें, अदरवाइज आप चेक करके बोल देंगे ओके, लेकिन ये तो गलत ही रहेगा, अच्छे से काम नहीं करेगा, किसी को शॉक लगने का चांस रहेगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि विजुअल इंस्पेक्शन करना है, आपको एक फॉर्मल इंस्पेक्शन करना है, तो आप क्या क्या चेक करेंगे, पॉइंट आप बताइए। ठीक, आइए देखते हैं आगे कि क्या क्या आप बता सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, उस पर एक बार देखते हैं कि एक्टिविटी फीडबैक में क्या क्या आ सकता है। तो बिगिन बाय स्विचिंग ऑफ एंड अनप्लगिंग द इक्विपमेंट। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करने से पहले बंद करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे और अनप्लग करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे फिर अनप्लग करेंगे। उसके बाद जो है चेक दैट द प्लग इज करेक्टली वायर्ड। प्लग जो है करेक्टली वायर है कि नहीं, वायर उसका अच्छा है कि नहीं, उसमें इंटेक्ट है, अच्छे से क्लैंप है कि नहीं है। इज नॉट डैमेज, that the cable is properly secured with no internal wire visible। कोई इंटरनल वायर, उसके बॉडी के अंदर का वायर बाहर नहीं आना चाहिए और पूरी तरह से सिक्योर है, ये चेक कर लेंगे। आपको चेक करना है तो क्या क्या चेक करेंगे उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चेक दैट द पिन इन द प्लग आर नॉट बर्न और बेंड। जो हम प्लग लगाते हैं उसका पिन वगैरह सब ठीक ठाक हो, आपके घर में तो होगा ही बहुत सारे प्लग वगैरह। इंश्योर दैट द फ्यूज इज करेक्टली रेटेड। अब उस पर देखेंगे कि ये कितने 5 एम्पियर का है, तो फ्यूज भी उसी के अनुसार रेटेड होना चाहिए, 5 एम्पियर 6 एम्पियर जो भी है, तो सेम रेट का होना चाहिए।
उसके बाद चेक दैट द इलेक्ट्रिकल केबल इज नॉट डैमेज, इलेक्ट्रिकल केबल जो है वो डैमेज नहीं होना चाहिए, किसी तरह का इंसुलेशन वगैरह उसका नहीं, कोई उसका लाइव पार्ट जो है एक्सपोज नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है चेक दैट द आउटर शीथ ऑफ द केबल इज इफेक्टिवली सिक्योर्ड वेयर इट इंटर्स द प्लग ऑफ द इक्विपमेंट। अब ये मान लेते हैं कि इक्विपमेंट है, ये हमारा वायर है, तो इसके अंदर ये अच्छे से पकड़ होना चाहिए, क्योंकि ये खींचने से निकलना नहीं चाहिए, तो ये सिक्योर होगा तभी जाके सही से होगा। अदरवाइज आप ऐसा लग गया है बट कोई खींचा और ये पूरा निकल गया, तो निकलने से इसके दोनों वायर जो है एक्सपोज हो जाएंगे और किसी को शॉक लगने की चांस। तो ये देखना है कि पूरी तरह से इंटैक्ट है कि नहीं, पूरी तरह से क्लैंप्ड है कि नहीं, तो ये है। उसके बाद जो है चेक दैट द आउटर कवर ऑफ द इक्विपमेंट इज नॉट डैमेज, कोई बॉडी उसका डैमेज, कवर डैमेज नहीं होना चाहिए। चेक दैट द केबल टर्मिनेशन आर सिक्योर्ड एंड करेक्ट, जो केबल टर्मिनेशन है वो पूरी तरह से सिक्योर एंड करेक्ट है। और चेक द फॉर द बर्न मार्क्स स्टेनिंग दैट वुड सजेस्ट द ओवर हीटिंग, कहीं कुछ बर्न मार्क्स वगैरह तो नहीं है, ओवर हीटिंग तो नहीं हो रहा है, तो ये जो है हम उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन क्या है आइए जानते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन जो है डिपेंड करता है टाइप ऑफ इक्विपमेंट, किस तरह का इक्विपमेंट है, कहीं मैन्युफैक्चरर जो है उसको मतलब कितना फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, हाउ ऑफ्टन इट इज यूज, व्हाट इट इज यूज फॉर, किसके लिए यूज कर रहे हैं, कहीं ऐसी जगह पर कंडीशन यूज कर जहाँ डैमेज ज़्यादा डैमेज का चांस हो। द इन्वायरमेंट इन विच इट ऑपरेट्स, कहीं हो सकता है कि हम वेट कंडीशन में यूज कर रहे हो, तो इन 4 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ इक्विपमेंट, हाउ ऑफ्टन इट इज यूज, व्हाट इट इज यूज्ड फॉर एंड द इन्वायरमेंट इन विच इट ऑपरेट्स। उसके बाद जो है रिकॉर्ड ऑफ इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, इसके तो रिकॉर्ड भी मेंटेन करने पड़ेंगे, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट बन जाता है कि भाई आपने चेक किया कि नहीं, इसकी क्या गारंटी है, तो रिकॉर्ड शुड बी केप्ट। एक चेकलिस्ट डेवलप करिए और उसमें उसको रिकॉर्ड करिए क्या क्या पॉइंट आपने चेक किया। और उसके बाद कैन बी यूजफुल फॉर एरियाज वेयर हायर देन एवरेज फॉल्ट और डैमेज अकर, ठीक है, कैन बी यूजफुल फॉर एरिया वेयर हायर देन एवरेज फॉल्ट और डैमेज अकर। तो ये कहाँ यूजफुल होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा डैमेज होने के चांस है, तो हम बार बार अगर चेक करेंगे तो एक्सीडेंट होने का चांस कम रहेगा। उसके बाद अंडरग्राउंड पावर केबल, जैसा कि हम जानते हैं आजकल ओवरहेड के अलावे खासकर सिटी वगैरह में कई जगहों पे अंडरग्राउंड केबल जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सेफ होता है, टच होने का भी चांस नहीं रहता ऊपर में। तो जब हम गड्ढे खोदते हैं तो वहां से हो सकता है नीचे पावर केबल गया हो, तो इसमें हम क्या ध्यान देंगे आइए देखते हैं। इफ कैरिंग आउट एक्सकेवेशन वर्क ऑलवेज एज्यूम दैट अंडरग्राउंड सर्विस केबल विल बी प्रेजेंट, तो अनलेस यू कैन श्योर दे आर नॉट, आपको श्योर करना है कि इसके अंदर कुछ केबल तो नहीं गया है। ये कैसे पता करेंगे, तो केबल डिटेक्टर आता है, अंडरग्राउंड केबल डिटेक्टर, उसको आप ले जाएंगे तो उससे पता चल जाएगा। अदरवाइज आप वहाँ का मैप या वहाँ के लोगों से पता कर सकते हैं, लेकिन ये सब ज़्यादा रिलायबल नहीं है, तो आपको पहले पता करना है और जहाँ भी आपको लगे पहले उसको मार्क करके और फिर डिगिंग करना है, वो भी मैनुअल डिगिंग वहाँ पे करना है, कोई मशीन से नहीं करना है। कंसल्ट सर्विस प्लान वेयर पॉसिबल, जो जो वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, उनसे कंसल्ट करिए कि यहाँ पे केबल तो नहीं गया इसके नीचे से, कई जगह पे मार्क भी लगे रहते हैं, ऊपर पत्थर लगे रहेंगे कि यहाँ से 11,000 वोल्टेज पास हुआ है ऐसा करके, तो आप उसको देखें। इफ इन डाउट इफ इन डाउट, अगर आपको डाउट हो किसी तरह का, तो यूज ए केबल अवॉइडेंस टूल एंड सेफ डिगिंग प्रैक्टिस। केबल अवॉइडेंस टूल जो आता है, जैसे मैंने बताया कि केबल डिटेक्टर आता है, उसको उसको यूज करके पता करिए। अवॉइड यूज ऑफ हेवी एक्जीवेटर एंड पावर ड्रिल, हेवी एक्जीवेटर को यूज नहीं करिए, क्योंकि वो कब केबल को खींच देगा पता नहीं चलेगा और इससे एक्सीडेंट होने का चांस रहेगा। पावर ड्रिल ओनली डिग केयरफुली बाय हैंड नियर केबल्स, जहाँ भी केबल हो वहाँ पे मैनुअल डिगिंग यानी कि बाय हैंड ही करना चाहिए, क्योंकि और वो भी जो है जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो इंसुलेटेड हो, लकड़ी से बना हो या प्लास्टिक हो, फाइबर हो। वियर अप्रोप्रिएट पीपी, पीपी पहन के ही काम करें ताकि इलेक्ट्रिक शॉक का चांस नहीं रहे, जैसे कि आपको रबड़ का हैंड ग्लव्स, रबड़ का शू। ओवरहेड पावर लाइन, अब ये ओवरहेड पावर लाइन बहुत खतरा होता है, इसमें आइए जानते हैं कि ये एक्सट्रीमली डेंजरस
व्हाट एवर वोल्टेज दे कैरी बिकॉज द वायर आर जनरली अनइंसुलेटेड। इसमें कोई कवर होता ही नहीं है ऊपर वाले वायर में। जैसे आप देखेंगे जो ट्रांसमिशन लाइन ऊपर में जाती है उसमें कोई कवर नहीं होता है। 11,000 का जो वोल्टेज आपका गाँव में जो मूव होता है उसमें कोई इंसुलेशन नहीं होता है, यानी कि आप डंडा सटाए शॉक लग गया। तो ये ज़्यादा खतरा होता है। कई जगह पे लोग हाइड्रा वगैरह उसमें टच हो जाता है, बहुत सारी इक्विपमेंट टच हो जाता है ऊपर में, तो इससे चलते बहुत लोगों की जान जाती है। इफ वर्किंग नियर लाइव केबल इज अनअवॉइडेबल, अगर आप वहाँ काम मतलब करना ही करना है, ये निश्चित हो गया है, तो इट मे बी पॉसिबल टू हैव देम स्विच्ड ऑफ और पावर डाइवर्टेड। स्विच ऑफ करके काम करिए अगर वहाँ पे करना जरूरी है तो, अदरवाइज पावर को डाइवर्ट करिए। इफ नॉट देन कीप ए सेफ वर्किंग डिस्टेंस, आपको एक खास दूरी बना के रखना है, जितना वोल्टेज उतना दूरी। जैसे 25,000 वोल्टेज पे हम लोग 2 मीटर की दूरी बनाते हैं, उसी प्रकार आप देखेंगे बहुत सारे चार्ट में आपको मिल जाएगा कितना वोल्टेज में कितना दूरी मेंटेन करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है। जैसे मैंने बताया 25,000 मतलब 2 मीटर की डिस्टेंस सेफ डिस्टेंस होता है। तो कीप ए सेफ वर्किंग डिस्टेंस फ्रॉम द केबल एंड इरेक्ट ग्राउंड लेवल बैरियर, एक बैरियर वहां लगा दे कि इसके बाद हम कुछ ले ना जा पाए उधर, ताकि जान के भी गलती ना हो। उसके बाद जैसे आप देखेंगे रेलवे क्रॉसिंग जहां होता है वहां पे आप देखेंगे दोनों साइड बैरियर लगा होता है कि इसके ऊपर कोई गाड़ी माने इससे ऊंचाई गाड़ी कोई नहीं जाएगी, क्योंकि वहां ऊपर में 25,000 वोल्टेज रहता है। अगर उससे ज्यादा ऊंचा कोई गाड़ी जाती है तो टच हो जाएगी, यानी कि शॉक लग जाएगा वहां पे। तो इसलिए जो है वहां पे एक बैरियर लगा देते हैं दोनों साइड में। उस तरह से आप भी हर जगह पे कर सकते हैं। उसके बाद रेस्ट्रिक्ट द विड्थ ऑफ passageway underneath and have goal post erected at each in to act as gateway। वही मैंने बताया कि एक खास पैसेज बनाइए और उसको एक गोल पोस्ट लगाइए, जैसे मैंने बताया ना बैरियर लगाना है। बी अवेयर ऑफ हाइट ऑफ एनी लोड, जो लोड है उस कितना उसमें जाना है वो क्लियर होना चाहिए। जब गोल पोस्ट लगा देंगे तो ज़्यादा हाइट का उसके अंदर कोई जाएगा ही नहीं। इफ वर्किंग अंडरनीथ प्लान शुड बी मॉडिफाइड बाई फिजिकल restrain so that it can't reach beyond the safe clearance limit। तो अगर कुछ ऐसा लगता है तो वहां पर बैरियर डाल के काम करें, क्योंकि अगर हम कोई भी किसी कारण बस अगर हम उस साइड ना जा पाएंगे। तो यही है सारे कंट्रोल मेजर्स जो है। तो आइए देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा इस पूरे एलिमेंट में। तो हम लोगों ने जाना इसमें कि आइडेंटिफाई द हजार्ड एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने हजार्ड जाना इसमें, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग वर्क प्लेस पे यूज करते हैं उसके बारे में। और साथ में इसमें कंट्रोल मेजर हमने देखा कि कैसे कंट्रोल करेंगे, और व्हेन वर्किंग विथ इलेक्ट्रिकल सिस्टम और यूजिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो हमने जाना खतरे और उसकी सावधानी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा वो है एलिमेंट 7 फायर सेफ्टी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फायर सेफ्टी देखेंगे। आप लोग मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जिससे कि हमें पता चले कि आपको कैसा लगा, और लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको अच्छा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि उनका भी नॉलेज बढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।